नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, अजय गोयल हैं शिवाजी रोलर मिल के, और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि कमोडिटी मार्केट में भारी बिकवाली का माहौल बन गया है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल सारे काउंटर यहां पर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और आप देखें कि इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव 278 रुपए नीचे है। कुछ देर पहले 51,000 के नीचे चला गया था गोल्ड का भाव। चांदी में 1200 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। इसके अलावा कच्चा तेल भी 2% तक टूटा है। मेटल मार्केट में बिकवाली है, यानी चौतरफा बिकवाली है। और यह हाल तब है जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। आमतौर पर जब रुपया गिरता है तो कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट मिलता है इंडियन मार्केट में, लेकिन आज यह समीकरण टूटा है क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हुआ है। डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है। इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कीमतों पर दबाव बढ़ाया और जिसके सामने घरेलू बाजार में रुपए की कमजोरी कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाई। तो मेरा सबसे पहला सवाल अनुज गुप्ता जी आपसे होगा, और ये सवाल होगा रुपये को लेकर के। रुपया जिस तरह से रिकॉर्ड लो पर पहुंचा है आज, क्या लगता है आपको कल का मार्केट रुपये का? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए रुपया आज अपने न्यूनतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं देखें तो जैसे डॉलर इंडेक्स जो है 20 साल की हाईस पर ऑलमोस्ट 104 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और रुपया यहाँ पर लाइफ टाइम लो पर है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो गिरावट है रुपया की, ये आगे भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम देखें तो डॉलर के अगेंस्ट में सभी करेंसीज में गिरावट देखने को मिली है। इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर देखें तो जिस तरह से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ दिखा है उसकी वजह से भी यहाँ पर रुपये के अंदर गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी जो ये ट्रेंड है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल में अभी तक करीबन 4.25% के आसपास रुपया में वीकनेस देखने को मिली है, जो कि पिछले 3 सालों के मुकाबले सबसे बड़ी गिरावट है। हमें लगता है कि अभी यहाँ पर कुछ और गिरावट आगे रहेगी और भाव ऊपर 78 से लेकर 79 तक भी जा सकते हैं। जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में गिरावट है, क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और इन्फ्लेशन जो बढ़ा है उससे काफी हद तक यहाँ पर एक रुपया को दबाव मिला है। हमें लगता है कि अभी रुपये में और गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रुपया और गिरेगा। तो बीरेन जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर रुपया गिरा लेकिन फिर भी कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो ऐसे में आपको लगता है कि डॉलर की मजबूती ज्यादा हावी हो रही है कमोडिटी मार्केट पर, खास करके इंडियन मार्केट पर भी, और ऐसे में आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर अभी दबाव में ही रहेगा? हर 8-10 साल में एक बार डॉलर की ग्लोबल शॉर्टेज होती है, जो इस बार भी हो रहा है, क्योंकि यील्ड गैप जो इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड और अमेरिकन बॉन्ड के यील्ड के बीच का जो गैप है वो काफी नैरो हो रहा है। नियर टर्म में ऐसा मान रहा हूँ कि पर्टिकुलर इंडियन टर्म में गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सपोर्ट आगे जाके मिलेगा, क्योंकि रुपये की जो वीकनेस है वो मैं आगे काफी स्टीप होती हुई देखता हूँ। मीन्स 79, 80, मे बी 81, 82 तक, क्योंकि 97 में जो साउथ ईस्ट एशिया में जो करेंसी क्राइसिस आई थी उसका ही एक मिनी रूप हम देख रहे हैं। जो युआन खासकर कमजोर पड़ा पिछले 2-3 वीक में, येन जो कमजोर पड़ा है, पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशिया जिस हिसाब से कमजोर हो गई है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है। तो रुपये की कमजोरी गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। कर नहीं रही ना, मतलब रुपया कमजोर आज मतलब था और डॉलर भी मजबूत था, लेकिन डॉलर की मजबूती ने रुपए की कमजोरी को हरा दिया। हाँ, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना जरूर है, बट डॉलर टर्म में गोल्ड कमजोर रहेगा आगे, और रुपये टर्म में गोल्ड इतना कमजोर नहीं रहेगा। मीन्स बहुत सालों के बाद इंडिया गोल्ड और कॉमर्स गोल्ड के बीच आर्बिट्रेज
रीडेवलप हुआ है। मेरा कहने का जो बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है वो ये है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए जिगर, तो अब आप ये बताइए कि आज अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, 51,000 के आसपास का भाव है एमसीएक्स पर गोल्ड का, एग्जैक्टली इस भाव पर आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। सी, पिछले कई हफ्तों से लगातार मार्केट गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी है, लेकिन नहीं लग रहा कि 104 के ऊपर वो सस्टेन करेगा। उसके पहले इमीडिएट टर्म में, शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आ सकता है। यस, ओवरऑल ट्रैजेक्टरी डॉलर इंडेक्स की स्ट्रांग है, 106 लग रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द हॉकिश फेड। बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी 3.2 3.3 तक जाने की गुंजाइश है, लेकिन इमीडिएट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है 103.5 103.2 तक। उसी के चलते मुझे लग रहा है गोल्ड में नीचे के स्तरों से खरीदारी लौट के आ सकती है। इट विल बी अ पुल बैक रैली। सो गोल्ड जून बाय अराउंड 51,000 50,900 स्टॉप लॉस, 51,200 that's the target. So this is bit a contract call, but strictly recommend to give a stop loss of 50,900. ओके, 51,200 के टारगेट के लिए 51,000 पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। 50,900 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। 273 रुपए इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड नीचे है और 51,070 के स्तर पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। अनुज जी, यही सवाल अगर मैं आपसे चांदी को लेकर पूछूं कि ये जो सारे फैक्टर हैं, डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी, इसको देखते हुए चांदी में इस वक्त क्या ट्रेड लिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी चांदी करीबन 61,400 के आसपास चल रही है और हमने देखा है कि अभी इस दिन के सेशन में काफी गिरावट हुई है। तो मैं यहाँ पर अभी वेट करूंगा एक बाउंस बैक का। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 21.85 डॉलर तक के लेवल चल रहे हैं, तो 22 डॉलर के आसपास लेवल आते हैं। मीन 10 से 15 सेंट की अगर यहाँ पर बढ़त बनती है तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड रहेगा। मीन समवेयर अराउंड 62,000 के आसपास अगर चांदी आती है, अभी 61,600 का रेट हो गया, तो 62,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो वहां बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि 63,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 60,500 से लेकर 60,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और जल्दी ही हमारा मानना है कि 21 डॉलर तक के लेवल आपको चांदी के यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी के अंदर भी सैलून वाइज का मार्केट यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई चांदी की। चांदी में आप कह रहे हैं कि बेचें 60,500 के टारगेट के लिए 62,000 का लेवल होगा बिकवाली का और स्टॉप लॉस आप 63,150 पर लगा सकते हैं। लेकिन जिगर, अभी मार्केट है 61,587 के स्तर पर, एग्जैक्टली इस भाव पर कोई ट्रेड आपके पास सर चांदी में? शॉर्ट कवरिंग मुमकिन है यहाँ पे मृत्युंजय, बाय अराउंड 61,300 और इवन एट करंट प्राइस ऑल्सो। स्टॉप लॉस 61,000, टारगेट 62,000, 62,200 टू 62,200 ऑल्सो। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। तो गोल्ड और सिल्वर की बात हो गई कि एक्सपर्ट ने बता दिया कि आपको करना क्या है, लेकिन अब हम बात करते हैं क्रूड की। कच्चा तेल देखिए इस वक्त क्या चल रहा है, करीब करीब 2% नीचे है एमसीएक्स पर क्रूड इस वक्त और भाव है 8,290 का, यानी 8,300 से नीचे। और जरा ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड को देख लें तो ब्रेंट का भाव इस वक्त 110 के नीचे आ गया है, नाइमेक्स क्रूड 107 के नीचे आ गया है और दोनों क्रूड में 2.5% से ज्यादा की गिरावट। डिमांड तो ठीक है कि अपनी जगह, चूंकि मेटल भी गिरे हैं, चाइना में डिमांड कंसर्न है और उसका इंपैक्ट हमने क्रूड कीमतों पर देखा है, लेकिन सप्लाई साइड से भी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि सप्लाई बढ़ रही है। तो ऐसे में बीरेन जी क्या किया जाए सर क्रूड में? अभी क्रूड में चाइनीज डिमांड डिस्ट्रक्शन काफी हावी है सेंटीमेंट पे। बीजिंग में और भी डिस्ट्रक्शन आए हैं। जहां तक प्राइस का सवाल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरिम टॉप बन गया है क्रूड में। आगे गोइंग फॉरवर्ड हम शायद इसको ब्रेंट के हिसाब से 102 देखेंगे। ब्रेंट टेम्पररी 111 113 को क्रॉस करना मुश्किल लगता है। इंडियन टर्म्स में इसकी रेंज मेरे हिसाब से 7,900 से 8,500 के बीच की रहेगी। तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल के ऊपर कि क्रूड में इस वक्त क्या करना है। क्रूड पर बीरेन जी, अनुज जी, आपका कोई व्यू इस भाव पर, मतलब बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर अगले 6 घंटे के लिए, रात के 11:30 बजे तक के लिए कोई कॉल आपके पास कच्चे तेल में? अनुज जी। मृत्युंजय जी, देखिए क्रूड में मुझे लगता है कि जिस तरह वॉलेटिलिटी है तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। करंट रेट पे तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बाउंस अगर मिलता है करीबन 8,550 के आसपास तक, तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए।
हमें लगता है कि अभी जो रेट्स हैं यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्तों में कंटिन्यूस पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है करंट रेट से। बट अगर किसी को बेचने का ट्रेड करना है तो वेट करे, ऊपर में 8,550 के आसपास के रेट्स मिले तो आप इक्वाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट 8,200 से लेकर 8,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, मेटल मार्केट में भी बहुत गिरावट का माहौल बना हुआ है। चाइना की जो बात अभी हमने क्रूड के संदर्भ में की, वही बात मेटल पे भी लागू होती है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, और वहां पर डिमांड घटने का मतलब यह है कि मेटल की कीमतें नीचे आना। और आप देखिए कि उस पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। निकल 2.25% नीचे, जिंक तो 4% गिर गया है। कॉपर और एल्यूमिनियम का जरा प्राइस दिखाइए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, कॉपर करीब 2% नीचे, एल्यूमिनियम 2.5% नीचे, लेड 1.5% नीचे। तो सारे मेटल में एक बड़ा सेल ऑफ है चाइना की वजह से। तो अब जरा आप बताइए जिगर कि मेटल का मार्केट क्या अभी दबाव में ही रहेगा, और इस गिरावट के मार्केट में मेटल में कौन सा काउंटर आपको ट्रेड के लिए ठीक दिख रहा है? अच्छा, जिगर से लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बीरेन जी, यही सवाल आपसे सर। डबल वे में यही है, चाइना की भी सेंटीमेंट पे इफेक्ट है, और खास तो जो फेड का टाइटनिंग है इसके हिसाब से पूरे ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑफ मूव आया है। जितनी रिस्की एसेट है उसमें सब पैसा उठा के एक बार भाग जाने के मूड में है, ऐसा हम समझ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये रहा है आपकी मेटल में। लेकिन आज का कोई ट्रेड अनुज जी आपके पास बेस मेटल में? देखिए, बेस मेटल में हमारा बिकवाली का ट्रेड रहेगा। इसमें पर्टिकुलर कॉपर की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 750 752 के आसपास बिकवाली करें, 759 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 740 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी हमने गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है जिंक के अंदर करंट रेट से बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 315 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 310 तक देखने को मिल सकता है। और साथ में एल्यूमिनियम के अंदर भी हमें लगता है करंट रेट से बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 236 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 232 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों के अंदर ही बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। बेस मेटल में आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट यहाँ गहरा सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल के ऊपर। चलिए अब हम आते हैं एक और खबर पर। खबर है गेहूं को लेकर, आटा को लेकर। और खबर यह है कि आटा, इस खबर को जरा बड़ा गौर से सुनिए। ये खबर मतलब आपके पोर्टफोलियो से ही नहीं बल्कि आपके किचन से जुड़ी हुई खबर है। और आटा के दाम 12 साल की ऊंचाई पर, मतलब 12 साल में आटा सबसे महंगा हो गया है। जी हाँ, दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। अप्रैल में कीमतें 32 रुपए प्रति किलो के पार चली गई हैं, जो कि बहुत बड़ी तेजी है आटा की कीमतों में। और पिछले साल के मुकाबले दाम 9% बढ़े हैं। इस साल करीब 6% आटा का दाम महंगा हुआ है। वजह यह है कि गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से गेहूं की डिमांड बढ़ी। भारतीय गेहूं की एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा, गेहूं के दाम बढ़े। हालत यह है कि सरकार को गेहूं नहीं मिल रहा है। एमएसपी पर गेहूं की बिक्री कम हो गई है, क्योंकि मार्केट में गेहूं का भाव एमएसपी के मुकाबले ज्यादा है। लिहाजा लोग सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने नहीं जा रहे हैं किसान, और सरकार की खरीद भी कम हो रही है। और सरकार को अपना खरीद का टारगेट भी कम करना पड़ा है। मतलब पहले का टारगेट था 4 करोड़ 44 लाख का खरीद का, उसको घटाकर सरकार ने 1 करोड़ 95 लाख टन कर दिया है। 13-14 साल की सबसे कम खरीद इस बार होने की आशंका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत बड़ी तेजी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय गोयल साहब जुड़ चुके हैं। गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, गेहूं महंगा, आटा महंगा, और महंगा होगा या हो गया जितना होना था? नहीं, मैंने तो ऐसा सीजन आज तक नहीं देखा। 30 साल से मैं भी व्यापार कर रहा हूँ, और हर सीजन में जो है अवेलेबिलिटी खूब रहती है। हाँ। हर मंडी में जो है अवेलेबिलिटी रहती है, और सरकार ही बड़ी खरीदार रहती है। पर इस साल एक अजीब चीज हो रही है कि जो सरकार के होने के बावजूद जो प्राइवेट ट्रेड है वो बड़ा खरीदार है, और जितनी अराइवल आनी चाहिए मंडियों में उस तरह की कोई अराइवल दिख नहीं रही है। ना ही ये सीजन जैसा नजर आ रहा है इस साल कि जो है हम ठीक सीजन के बीच में बैठे, ऐसे कोई जो है एहसास नहीं हो रहा है। और सीजन में इतनी तेजी आना मतलब जो है सीजन जब खत्म हो जाएगा तो ये बाजार कहाँ की कहाँ दौड़ेगा। जब तक एक्सपोर्ट चलेगा जो है ये बाजार दौड़ता रहेगा, और मुझे नहीं लगता जो है इस तेजी को कोई भी रोक पाएगा इस साल, क्योंकि जो है सबने भाप लिया है कि क्रॉप ही शॉर्ट है, सरकार के हाथ में भी माल नहीं है, और लगातार विदेश से मांग आ रही है। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर को इसका प्राइस तो देना ही पड़ेगा। तो सर आप कह रहे हैं कि देना पड़ेगा, दे तो रहे हैं ऑलरेडी 33 रुपए, और देना पड़ेगा या इतना काफी है? नहीं, बिल्कुल, जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी थोड़ा थोड़ा जो है सब कंपनी दाम और बढ़ाएंगी।
क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है, जो है इन दामों पे भी जो है कोई भी मिल की या कोई भी आदमी की खरीद पूरी नहीं हो पा रही है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ से 6, 7, 8, 10% जो है कोई बड़ी बात नहीं है, और बाजार उछल जाए तो आप कह रहे हैं कि 6, 8, 10% अगर बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और आटा महंगा होने का मतलब सिर्फ रोटी महंगी होना नहीं है, बल्कि आटा अगर महंगा है तो ब्रेड के दाम बढ़ जाएंगे, बिस्किट के दाम बढ़ जाएंगे। ये सब दाम आप देखोगे अगले महीने से ऑलरेडी जो है ब्रेड के दाम तो कई बाजारों में बढ़ चुके हैं, आटे के जैसे बढ़े हैं वैसे ब्रेड के भी कई बाजारों में बढ़ चुके हैं। मुझे तो लगता है बिस्किट और ये इन सब बाकी खाद्य पदार्थ जो गेहूं से बनते हैं उन सब का धीरे धीरे उसमें वृद्धि आएगी बाजारों। सर गेहूं तो कम नहीं है देश में, गेहूं का स्टॉक भी तो बहुत है सरकार के पास, पुराना स्टॉक भी, उसके बाद भी मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है मार्केट में? देखिए, जो जितना पुराना स्टॉक था उसका अधिकतर स्टॉक पिछले 1 साल में जो है सरकार के गोदामों में झाड़ू लग चुका है। सरकार जो है कंटिन्यूस बाजार में बिकवाल था, हर हफ्ते टेंडर आ रहे थे सरकार के, और जो है सरकार ने अपना अधिकतर माल पिछले साल बेच दिया, उसमें से काफी माल बांग्लादेश भी चला गया पिछले साल। और इस साल जो है सरकार के पास अपने केवल प्रोग्राम्स को पूरा करने जितना गेहूं है उतना ही मात्र गेहूं खरीद पा रही है सरकार, या खरीद रही है सरकार। इसकी वजह से जो है सरकारी गोदामों में जो माल है वो केवल उनके इस साल के प्रोग्राम्स के लिए जो चाहिए उतना ही है उनके पास। अच्छा, तो एक बात बताइए गोयल जी कि ऐसे में अगर दाम को काबू में रखना हो, कीमतों को काबू में रखना हो तो क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, जब तक एक्सपोर्ट चल रहा है, मतलब इस पर कोई काबू नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तब तक जो है व्यापारियों का और जो है सटोरियों का और गेहूं वालों का जो हौसला बुलंद है, वो इस बाजार को जो है रोकेंगे नहीं। अगर एक्सपोर्ट के खिलाफ, एक्सपोर्ट पे जो है कोई तरह का अंकुश अगर सरकार अनाउंस कर देती है या रेगुलेट कर लेती है, तब जाके बाजार या तो रिवर्स मोड या रुकेगा। आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट रोकना चाहिए? मैंने देखिए, ये तो सरकार की नीति है, फार्मर के इंटरेस्ट। आप क्या सुझाव देंगे सर? आप एक्सपर्ट हैं, अगर मान लीजिए आपसे सरकार पूछे एक्सपर्ट के तौर पर कि गेहूं के दाम कैसे कम किए जाएं, तो आप क्या सुझाव देंगे? मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से यील्ड आई है और जिस हिसाब से साल का क्रॉप है, देश के खाने के लिए जो है पहले माल बचना चाहिए, उसके लिए जो है एक्सपोर्ट पे कुछ तरह का, किसी तरह का अंकुश होना चाहिए। नहीं तो जो है अगर लगातार एक्सपोर्ट होता रहा तो लगातार डोमेस्टिक कीमतें भी बढ़ती रहेंगी, इधर रुपये भी डेप्रिशिएट हो रहा है, उस चीज का भी असर जो है एक्सपोर्ट की प्राइसिंग पे आता है, गेहूं की प्राइसिंग पे आता है। देखिए, अभी अपना बाजार, लोकल बाजार जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से टोटली इंटीग्रेट हो चुका है। शिकागो में तेजी आती है तो यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर को उसका पैसा उसका भुगतान करना पड़ेगा, समझ लीजिए। अच्छा, आज की तारीख में जब तक गवर्नमेंट इंसुलेट नहीं करती है, तब तक जो है कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोयल जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है ओम प्रकाश का। पूछिए ओम प्रकाश जी। सर, सिल्वर पे करंट रेट पे क्या करना चाहिए? सिल्वर में? यस सर। ओके, बताइए अनुज जी क्या करना चाहिए चांदी में ताजा भाव पर? देखिए, करंट रेट पे तो नहीं, क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत हाई है, तो अगर 62,000 के आसपास ही करते हैं, क्योंकि 200-300 रुपए की जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत हाई है। यहाँ पर आपको 62,000 का रेट देखने भी मिल सकता है। थोड़ा वेट कर लीजिए, यूएस का डेटा भी आएगा, ये डेटा का वेट कर लीजिए। 62,000 के आसपास मिले तो आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि वहां पर मार्केट टेस्ट होने के बाद आपको नीचे 61,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, तो 62,000 का लेवल रहेगा जहां पर आप बिकवाली का एक ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है गुजरात से। पूछिए सुल्तान। जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है कि हर चीज महंगी हो रही है, कपास खली सस्ती होती जा रही है, डेली डाउन हो रहा है मार्केट, क्या लगता है सीजन एंड तक क्या भाव हो पाएगा? जरा डिटेल में बताइए बीरेन जी। बताइए बीरेन जी, कॉटन महंगा, कपास महंगा, कपास खली सस्ता, क्यों? उनका लॉजिक सही है। कपास में काफी तेजी है, कॉटन में भी काफी तेजी है, इवन वेट भूसा जो बोलते हैं उसमें भी ये बेतहाशा तेजी है। फिर भी कॉटन केक नहीं चल रहा है, वो भी इतनी सच्ची बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सेंटिमेंट, क्राउड जिसको बोलते हैं, वो रिटेल सेंटिमेंट काफी तेजी में होने के कारण ये शायद नहीं चल पा रहा है। कभी कभी क्राउडेड ट्रेड में ऐसा होता है कि पूरी दुनिया तेजी में होती है तो कमोडिटी कुछ अजीब सा प्राइस बिहेवियर करती है, ये शायद इसमें हो रहा है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है कपिल का। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर, मुझे ग्वार सीड और चने में राय चाहिए थी सर। ग्वार सीड लगातार नीचे आती आ रही है, टारगेट तो 7,000 क्या है। ग्वार और चने पर आए जाना चाहते हैं आप? हाँ सर। बताइए अनुज जी, क्या राय आपकी ग्वार और चने पर?
देखिए ग्वार और चने में जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव ही है। हालांकि हमने एक रेंज वन मूवमेंट होती हुई देखी, मगर भाव अब 6100 के नीचे है। हमें लगता है कि ग्वार में अभी कुछ गिरावट रह सकती है और भाव नीचे करीबन 6000 से लेकर 5900 तक के लेवल दिखा सकते हैं। यहाँ पर बिक्वाली का ट्रेड रहेगा। वहीं अगर चने की बात करें तो वहां पर भी हमने नरमी का ट्रेड आते हुए देखा है। डिमांड थोड़ा कम यहाँ पर देखने को मिला, साथ में जो अराइवल्स है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी चने के अंदर भाव और नरम देखने को मिल सकता है, और तो चना और ग्वार दोनों के अंदर आने वाले दिनों में भावों में गिरावट देखी जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल है जतिन का, पंजाब से। पूछिए जतिन जी। सर जीरे में आगे क्या ट्रेड लेना चाहिए? जीरे में डिटेल में। बीरेन जी बताइए सर। जीरे में तो हमने बहुत अच्छी तेजी देखी, फंडामेंटल भी मजबूत थे, उसके बाद गिरावट आई, आज भी थोड़ा नीचे आया है जीरा। क्या किया जाए इस भाव पर, 21,000 के आसपास के भाव पर? 21,000 के आसपास एग्रेसिव ट्रेड शॉर्ट जा सकता है। 21,700 का स्टॉप लॉस, और आगे हम इसका 20,200 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 19,500 देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर सुमित हैं उत्तर प्रदेश से। पूछिए सुमित जी। सर मैंने 751 रुपए में एक कॉपर शॉर्ट किया है, मेरे को 740 का लेवल कब तक मिल जाएगा? किस भाव पर आपने शॉर्ट किया है? 751 रुपए। 751 पे अभी मार्केट है 746.45। क्या सुझाव आपका अनुज जी? देखिए मुझे लगता है कि इनको एक ट्रेल स्टॉप लॉस 750 का लगा सकते हैं। हमें लगता है कि इवनिंग सेशन तक आपको 742 से लेकर 740 का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर हैं राधेलाल गुप्ता। पूछिए गुप्ता जी। सर मैं ग्वारगम पे पूछ रहा हूँ, आप ये इतना बाजार मंदा होने के बाद अब ये मंदे गाने लग गए, बाजार मंदे हो रहे हैं तो, और तेजी में तेजी गाने लग जाते हैं, ये क्या चक्कर होता है इन लोगों को? मैंने गाते कौन है लेकिन ये तेजी में तेजी गाने लग जाते हैं। गाना कहाँ बजता है? तेजी का तेजी वाला गाना और मंदी का मंदी वाला गाना। ये क्या नहीं चलिए, नहीं बीरेन जी हमारे, लेकिन तेजी मंदी नहीं, बीरेन जी का तो जो व्यू है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। बीरेन जी आप बताएं सर, ग्वारगम पर आपका नया नजरिया कुछ बदला है या पुराना ही है तेजी वाला? ना, मेरी वही व्यू है मेरा। मुझे ये भाव बार्गेन का लगता है, कल भी लगता था, आज भी लगता है। और थोड़ी, हाँ, मेरा नजरिया थोड़ा ब्रॉड जरूर होता है, बट अभी भी मैं बुलिश व्यू पे बरकरार हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।